जो कल चीज़ें आपको बताई गई थी, जो हमने कल आपको पढ़ाया था, उसमें से जो आपने प्रॉब्लम फेस किया उसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। और कुछ चीज़ें जो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में जो स्टील की प्रॉपर्टी में एक पॉइंट रह गया था वो भी हम बता देते हैं, जैसा कि जो आप बता रहे हो, ठीक। तो आइए देखते हैं। कल एक चीज़ बताना था, इसे समझिए कि आपको ये जो स्टील है, स्टील की जो माइल्ड स्टील है, जब आप उसको मार्केट में जाओगे खरीदने के लिए, जब जाओगे परचेस करने के लिए जाओगे, तो वेट के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी जितना केजी वेट होगा स्टील का उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट पे करते हैं, ठीक। तो कैसे हम किसी भी स्टील रॉड का वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी स्टील रॉड का वेट कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यूनिट वेट ऑफ जो स्टील होता है या डेंसिटी इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होती है, इसके नियर अबाउट होती है। जैसे आप जानते हो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक। 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को आप जानते हो 1 ग्राम पर सीसी होती है, यानी सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक। तो वाटर के रिस्पेक्ट में आप इसको देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका वेट है। यानी अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए, यूनिट वेट ऑफ स्टील हो गया, अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो जी ऑफ जो स्टील आएगा वो आप जानते हो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ स्टील विद रेस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो स्टील का जो यूनिट वेट है या डेंसिटी है इतना है, इतना डिवाइड बाई 1000 जब आप करोगे तो कितना बच जाएगा, 7.85 के आसपास किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है, स्टील की हो जाती है। ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपने नाम सुना होगा, जो मर्क्यूरी होती है, यानी जो मर्क्यूरी है Hg, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, नियर अबाउट 3.5 के आसपास उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इस रॉड का 1 मीटर हमने रॉड ले लिया, जो हमारा स्टील है उस स्टील की 1 मीटर की रॉड ली, तो 1 मीटर इक्वल टू हो गया हमारे 1000 mm हो गया, और उसकी कोई डाया थी DMM की, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, यानी 1000 mm का जो आपका बार है, उस बार का जो वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम में अगर उसके डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे वेट इक्वल टू हमने क्या लिखा है, वॉल्यूम, ये पूरा टर्म जो है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वॉल्यूम हो गया, यानी एरिया, पाई d स्क्वायर बाई 4 एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और इसकी डेंसिटी 7850 केजी पर मीटर क्यूब थी, उसको हमने mm में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mm में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल जो आपको रिजल्ट याद रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि अगर 10 mm की रॉड हो, कितने mm की, 10 mm की अगर रॉड हो तो आप बताइए उसका वेट कितना हो जाएगा, ठीक। तो इस फार्मूले में जो फार्मूला बना है, यानी वेट इक्वल टू W इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ स्टील, वेट ऑफ स्टील अगर आपको बताना हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसकी डाया पता होना चाहिए। डाया सपोज कीजिए कि आप अगर 10 mm की सरिया लेने गए हैं तो 10 mm जब आप रखेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 mm के लिए जो यूनिट वेट आएगा, वेट ऑफ 10 mm डाया, डाया ये कितना आता है, जब इसमें आप रखेंगे 10 रखेंगे तो ये आपको mm में रखना है, किस में रखना है, mm में रखना है। तो ये जो आंसर आएगा फाइनल जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.619 kg आ जाएगा, ठीक।
0.619 kg आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। ठीक, तो आपको अभी अभी जो बताया गया वो सिर्फ हमने इतना बताया कि जो स्टील है, स्टील की जो डेंसिटी है या यूनिट वेट है वो कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होता है। ये अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला है जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, यानी यूनिट वेट या वेट ऑफ द स्टील इक्वल टू क्या लिखते हो, d² बाई 162.5 kg लिखते हो। इस फार्मूले में सिर्फ आप d की वैल्यू रखोगे, किसमें, mm में रखोगे, तो आपका जो स्टील है उसका वेट किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। जैसे हमने अगर 10 mm रखा, 10 mm की जो सरिया है, 10 mm की आप सरिया ले लीजिए, 1 मीटर ले लीजिए, तो उसका जो वेट आएगा कितना आ गया है, 0.619 kg, लगभग आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा आता है 10 mm की सरिया के। ठीक, तो इस तरह से इसकी एक प्रॉपर्टीज आप और देख लिए। अब हम बात करते हैं कल हमने आपको बताया था जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में बताया था कि स्ट्रेस को आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, दूसरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया। तो कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आई वो कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में जो डायरेक्ट स्ट्रेस है जिसको आप एक्सियल स्ट्रेस कह रहे हो, ये तो ठीक है, लग रहा है क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, और लेकिन ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, यानी जो बेंडिंग स्ट्रेस है, ये कैसे नॉर्मल स्ट्रेस होता है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस आपका कैसे नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है क्या। हमने आपको बताया कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे सपोज कीजिए एक हमने शॉर्ट कॉलम लिया, इस कॉलम का जो सेंटोइड है इससे एक लाइन एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब अगर आप लोड यहाँ पर लगाते हो, सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक, जिसको आप कह सकते हो 1 mm² है, इसका 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर डेप्थ है इसकी। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस पे जो स्ट्रेस लगेगा, जो सिग्मा लगेगा, वो कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी 10 किलोन्यूटन, नीचे एरिया हमने 1 mm² लिया तो कितना हो जाएगा 1, यानी 10 किलोन्यूटन पर mm² हो गया। ठीक, ये जो सिग्मा आया 10 किलोन्यूटन पर mm²। अब बात करते हैं कि ये जो लोड लग रहा था पहले, ये क्या है, नॉर्मल है, इस प्लेन के नॉर्मल है, और इसकी जो सीजी है इसी से पास हो रहा है, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसी से पास होकर जा रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे, जैसे इसका जो क्रॉस सेक्शन यदि हम बाहर दिखाएं आपको इस तरह से, तो इस तरह से इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखेगा, इस पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी अगर देखा जाए तो इस पे जो स्ट्रेस आएगा, जो आप देख रहे हो 10 किलोन्यूटन पर mm² का, अगर यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो कितना होगा, 10 किलोन्यूटन पर mm² होगा। ठीक, लेकिन सपोज कीजिए कि अब ये जो लोड है आप इस पॉइंट पर, यानी सीजी पर ना लगाकर इसको यहाँ कहीं पे लगा रहे हो, इसमें स्मॉल इसेंट्रिसिटी ई है। क्या है, स्मॉल इसेंट्रिसिटी ई है। तो क्या होगा, अब अगर आप इस लोड को यहाँ पे लगा रहे हो, पी लोड लगा रहे हैं, अब इसका जो इफेक्ट आएगा इसके क्रॉस सेक्शन पे, कहीं पे आप एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, तो इस क्रॉस सेक्शन पे इसके दो इफेक्ट होंगे। एक तो इसका एक्सियल स्ट्रेसेस होगा, यानी ये जो लोड लग रहा है ये क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ साथ में यहाँ पे क्या है, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो आप देख रहे हो पॉइंट एक्सिस देख रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट भी क्या हो जाएगा, एक मोमेंट लगेगा आपको। इस एक्सिस के अबाउट नहीं बल्कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस इस तरह से जाएगी
उस एक्सिस के अबाउट, इस पे जब आप लोड लगाओगे तो ये लोड क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करेगा। क्या करेगा, एक मोमेंट जनरेट करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर आप इसेंट्रिक लोड लगाते हो तो उसके दो इफेक्ट हैं। एक तो स्ट्रेस जो आएगा, यानी जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो दो रीजन से होगा। एक तो डायरेक्ट लोड से होगा, और दूसरा क्या होगा, बेंडिंग के कारण होगा, जिसको आप बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हो। ठीक, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। ठीक, अब ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है, इसको जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये भी देखिए कि बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे एक्ट करता है। उसको समझने के लिए आपको समझना है कि बेंडिंग जो है वो होता क्या है, किस एक्सिस के अबाउट लगता है, कब आप उसको टॉर्शन बोलते हो, कब बेंडिंग बोला जाता है। ठीक, तो सपोज कीजिए अब हमने क्या किया है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन लिया है। इस क्रॉस सेक्शन पे इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी इस तरह से। देखिए, एक एक्सिस इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इधर से चली गई, और एक एक्सिस इसकी इधर से आ गई, और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इधर हो गई। ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये आपका जेड जेड हो गया, ये आपका वाई वाई हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम एक मोमेंट लगाते हैं, मोमेंट कहां से, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट है तो इसको आप मोमेंट अबाउट एक्स एक्स बोलते हो। क्या बोलते हो, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स। यानी ये जो मोमेंट है, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके अबाउट अगर मोमेंट आप लगा रहे हो तो उसी मोमेंट को टॉर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉर्शन। इसी को ही आप क्या कहते हो, टॉर्शन कहते हैं, टॉर्शन कहते हैं। ठीक, यानी टॉर्शन क्या हो गया, मोमेंट ही होता है, मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो मोमेंट अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को ही आप क्या बोलते हो, टॉर्शन बोला जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगर आप मोमेंट इस एक्सिस के अबाउट लगा रहे हो इस तरह से, तो उसको बोलते हैं मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस या मोमेंट अबाउट जेड जेड। अगर इस एक्सिस के अबाउट लगा रहे हो तो उसको आप बोलते हैं मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन बना के देखते हैं कि इसका जो मोमेंट है वो किस तरह से एक्ट करेगा। या आप यहाँ पे समझ लो कि जो मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस है, अगर हम ये जो वाला वाई एक्सिस है यहाँ पे कहीं पर लोड लगा दें, यानी इस पॉइंट पर अगर आप लोड लगाते हो, इस पॉइंट पे इस तरह से अगर लोड लगाया जाए, यानी इस पे अगर P लोड लगा दिया जाए, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाना था लेकिन दिखाया नहीं जा सकता, इसको हम P बता रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, ये आपका y एक्सिस है, इस y एक्सिस के जो z एक्सिस है उस पे इसको यूनी एक्सियल बेंडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनी एक्सियल बेंडिंग।
अगर आप इस पे लोड लगाओगे तो ये क्या करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट लगाएगा, और आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, इस वाले फ्लेंज को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, वो भी किस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग रहा है, यानी ये क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो यानी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक, मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक, ऐसे यहाँ पे जो आप देखोगे, जब इसको बना के देखोगे तो जो मोमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उस एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट लगेगा, जो यहाँ पर यानी इसको क्या करेगा, इस फ्लेंज को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और उसके स्ट्रेस को जो आप निकालोगे वो इस तरह से निकाला जाता है। जब आपको बाय एक्सियल बेंडिंग बताया जाएगा कॉलम में, तो वहां और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, जैसे देखिए ये हो गया। अब इसमें जो हमने लोड लगाया था, यहाँ पे लगाया था, पी लोड यहाँ पे लगाया था, तो ए क्या होगा, पी बटा ए, पी बाई ए का जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी ए भी क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाई ए का इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी पी बाई ए का अगर वैल्यू समझ लीजिए कितना है, 10 किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर अगर आया था जैसे वहाँ पे, तो कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह स्ट्रेस जो लगेगा कितना, 10 किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर लगेगा, कंप्रेसिव लोड लगेगा। लेकिन यदि हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है यहाँ पे, अगर उसको सपोज कीजिए कि बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर तो 0 होगी और धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर का है, यहाँ पे किसका होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, यहाँ कंप्रेसिव और यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। ठीक, तो इस तरह से आप जितना हमने डिस्कस किया इससे आप समझ सकते हो कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है, और इसका जो वेरिएशन है यानी ये कैसे वेरी करता है, लीनियर वेरी करता है, लीनियर वेरिएशन होता है, इसका वेरिएशन लीनियर होता है। बाकी जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है या एक्सियल स्ट्रेसेस है, इसका जो वेरिएशन है ये क्या होता है, यानी इसका अगर वेरिएशन आप देखोगे तो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है, इस तरह से वेरी करेगा। पूरे क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस लगेगा वो सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो क्रॉस सेक्शन आप लोगे न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा जनरली, और इस तरह से वेरिएशन होगा। ठीक, बाकी अब हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है, जब आप सपोज कीजिए कि एक कोई बीम है, बीम पे आपने लोडिंग लगा रखी है, जैसे वहाँ एग्जांपल में हमने फ्रेम स्ट्रक्चर में लिया था कि जब आप ऊपर से लोड लगा रहे हो तो लोड लगाने के बाद किसी क्रॉस सेक्शन को आप कट करके देखोगे तो वहां पे जो स्ट्रेस लगेगा, यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो बीम पे लगता हो क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा, और उसका जो वेरिएशन है, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म था, यहाँ पे लीनियर था, तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट जो शियर स्ट्रेस होता है वो पैराबोलिक नेचर का होता है, यानी टॉप पे 0 होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जब आपको स्ट्रेसेस पढ़ाया जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो हम बताएंगे। ठीक, बाकी टॉर्सनल स्ट्रेसेस क्या होता है, जैसे आपने देखा कि टॉर्क क्या है, टॉर्क भी क्या होता है, एक प्रकार का मोमेंट ही है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जब आप मोमेंट लगाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्शन बोल देते हैं। और कल हमने बताया था कि टॉर्शन जो होता है उसका भी वेरिएशन क्या होता है, सरफेस पे, यानी जब एक सरफेस लोगे तो उस सरफेस पे यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ऐसे कुछ वेरी करता है। ठीक, इस तरह से वेरिएशन होता है, मैक्सिमम सरफेस पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, देख लीजिए एक बार।
अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं। हालांकि स्ट्रेन के बारे में सबको पता है, लेकिन देख लेते हैं क्या है स्ट्रेन, क्या होता है। स्ट्रेन की जो यूनिट है, सबसे पहले हम यूनिट की बात करें। यूनिट क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगर इसकी यूनिट नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? तो स्ट्रेन को जो डिफाइन किया गया, चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ को हम एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसको अपसाइलन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो ऊपर भी लेंथ की यूनिट, नीचे भी लेंथ की यूनिट, तो कट के कैंसिल होके कट जाता है, यानी यूनिट इसका क्या होता है? यूनिट लेस होता है, ठीक। अब स्ट्रेन क्या है, जैसे समझिए एक बार आपने लिया था, इस बार पे आपने जब लोड P लगाया तो इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, यहाँ पे भी एक्सटेंशन होगा, ठीक। अब इस साइड एक्सटेंशन मान लीजिए डेल्टा बाई 2 है, यहाँ पे डेल्टा बाई 2 है। दोनों साइड में जो एक्सटेंशन है इसी को हम टोटल डेल्टा बोलते हैं, और टोटल डेल्टा बाई डेल बाई करके आप देखोगे, या इसको डेल 1 बाई कर लीजिए, इसको दोनों इक्वल होगा, तो ये कितना हो गया? डेल डेल हो गया, ठीक। ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका चेंज इन लेंथ आ रहा है, चेंज इन लेंथ आ रहा है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में? जो इनिशियल पोर्शन है, आपको क्या लेना है? ये इनिशियल वाला लेंथ लेना है, इसके रेस्पेक्ट में आपको बताना है, एल नॉट के रेस्पेक्ट में। तब इसको हम क्या बोलते हैं? यानी इनिशियल वाला जब एल नॉट आप ले लोगे तो इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन, या फिर इसी का और एक नाम होता है नॉमिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेन भी बोलते हैं, यानी नॉमिनल स्ट्रेन कह लीजिए, ठीक। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हम ए वाला एल नॉट ना लेकर जितना एक्सटेंड हुआ है, यानी अगर कैपिटल एल की हम बात कर लें, एल नॉट प्लस डेल्टा ले लें, अगर इस एल को आप रखते हो तो जो स्ट्रेन आएगा उस स्ट्रेन को आप बोलते हो ट्रू स्ट्रेन बोला जाता है। उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? हम ट्रू स्ट्रेन बोलते हैं। तो ट्रू स्ट्रेन की जब बात करोगे आप, तो चेंज इन लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो यल होगा वो यल क्या होगा? जो एक्सटेंशन होने के बाद, लोड लगाने के बाद जो एक्सटेंशन हुआ है उसको आप बोलते हो, यानी एल नॉट प्लस डेल्टा एल, इसको हम क्या बोलते हैं? या डेल्टा एल बटा एल फाइनल बोल दिए, इसको आप ट्रू स्ट्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रू स्ट्रेन बोला जाता है, ठीक। इसी तरह से जो स्ट्रेस हमने बताया, वहां पे भी अगर आप ओरिजिनल एरिया लोगे, यानी जो हम स्ट्रेस लिखते हैं, तो अगर हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करें या नॉमिनल स्ट्रेस की बात करें, तो लोड पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया आपको कौन सा एरिया लेना है? ओरिजिनल एरिया लेना है। एक्सटेंशन होने के बाद एरिया क्या होता है? कम हो जाता है, वो वाला एरिया नहीं लेना है, ठीक। जैसे देखिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि स्ट्रेन क्या है। ट्रू स्ट्रेन के बारे में आपने देख लिया। ये तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। इसी को स्ट्रेन को जो हमने यहाँ लिखा है, इस स्ट्रेन को एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे कुछ स्ट्रेन और नाम सुना होगा आपने, जैसे लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक। लेटरल स्ट्रेन क्या है और शियर स्ट्रेन क्या है, ये हम आगे बताएंगे। जब हुक्स लॉ हम बता देंगे आपको, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, जहाँ से पॉइजन रेशियो निकाला जाता है, और एक स्ट्रेन होता है शियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक। तो शियर स्ट्रेन भी जो मेजर किया जाता है डायरेक्टली, वो लीनियर स्ट्रेन आप मेजर करते हो। बाकी एक स्ट्रेन रोसेट होता है, उस स्ट्रेन रोसेट से हम क्या कर लेते हैं? लीनियर स्ट्रेन मेजर करते हैं, और हम कंप्यूट कर लेते हैं शियर स्ट्रेन मेजर कर लेते हैं, ठीक। वो आगे की बात है, उसको हम बता देंगे। फिर यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि जो ट्रू स्ट्रेस है,
ट्रू स्ट्रेस है वो क्या होगा, जैसे आपने एक रॉड लिया, इस रॉड पे जब लोड आपने P लगाया, अब होगा क्या, जब इसका डिफ्लेक्शन होगा तब ये रॉड कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। यानी एक्सटेंशन के बाद जो यहाँ पे एरिया ए नॉट था, अब यहाँ पे जो फाइनल एरिया होगा ए फाइनल एरिया, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। फाइनल एरिया कम हो गया तो जो ट्रू स्ट्रेस होगा सिग्मा जो ट्रू होगा वो क्या हो जाएगा, जब आप लोड बाई ए फाइनल लिखोगे, अब फाइनल एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसी को आप ट्रू स्ट्रेस भी बोलते हो, ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो पहले हमने बताया था, जहाँ पे ओरिजिनल एरिया आप लेते हो, ए वाला अगर एरिया लेते हो तो उसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं, एवरेज स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक। और वही उसी स्ट्रेस और स्ट्रेन से एक ग्राफ बनाया गया है, उस ग्राफ के बारे में देखते हैं, जिसको आप कहते हो माइल्ड स्टील का स्ट्रेस एवं स्ट्रेन ग्राफ। अगला देखिए क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ग्राफ ऑफ माइल्ड स्टील। यहाँ पे माइल्ड स्टील जो हमने लिखा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक। अब ये देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो ग्राफ है माइल्ड स्टील का क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें देख लेते हैं आखिर होता क्या है। तो अब देखिए इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो आपको बताने जा रहे हैं वो किसका है, माइल्ड स्टील का है। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्राफ हम बता रहे हैं आपको, ये ग्राफ है माइल्ड स्टील का। किसका है, माइल्ड स्टील का, ठीक। ऐसा नहीं है कि सारे मटेरियल का ग्राफ ऐसे ही बनता है। अगर आप HYSD बार ले लोगे, TMT बार ले लोगे, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, तो इस तरह से ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो बाद में बात करते हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ बनाया गया है कैसे बनाया गया है, कहाँ से आया कैसे नहीं आया, इसके बारे में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक रॉड लिए, अब ये जो रॉड आपने लिया है इसकी कुछ स्टैंडर्ड साइज होती है, यहाँ पे कुछ आप मार्किंग करते हो, ठीक। और ये जो मार्किंग होती है, मान लीजिए अगर आपका L नॉट है और इसकी जो डाया है D नॉट है, डाया क्या है, D नॉट है, तो L नॉट यानी जो रेशियो है, किसका रेशियो,
एल नॉट बाई डी नॉट का जो रेशियो है इट शुड बी 4, यानी एल नॉट और डी का जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए, 4 के आसपास होता है। और ये जो आपका एल नॉट है ये आपका 2 इंच होता है और डी नॉट कितना है 1/2 इंच होता है। ठीक, इस तरह से लिया जाता है, यानी एल नॉट जो इनिशियल पोर्शन होता है और जो आपका डी नॉट है इतना होता है। जब इनका जब आप रेशियो लोगे तो रेशियो कितना आता है 4 आता है। ठीक, और एक और फार्मूला है जो एल नॉट जहां से आप निकाल सकते हो, या एल नॉट इजकल टू एक फार्मूला होता है 565√A, यानी इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से एल नॉट को भी आप क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, एक फार्मूला और है। तो इतना तो आपको हमको समझ में आ गया कि जो हम टेस्ट स्पेसिमेन लेंगे उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी डाया क्या होगी, या दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एल नॉट अगर जनरली आप अगर 2 इंच ले रहे हो तो ये कितना होना चाहिए, आधा इंच लेना चाहिए, या फिर इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस बार को कहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी है, एक यूटीएम मशीन होता है, यूटीएम जिसको आप बोलते हो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये तीनों टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। तीनों टेस्ट का मतलब क्या, टेंशन, यानी ये जो टेस्ट है आपका टेंशन को भी परफॉर्म कर सकता है, कंप्रेशन को भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया, और सीयर को भी क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। तीनों टेस्ट इसमें किए जा सकते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन और सीयर तीनों किए जाते हैं। ठीक, तो अब हम इनमें से एक टेंशन वाला जो टेस्ट है उसको लेते हैं। टेंशन में आप करते क्या हो, वही जो बार हमने आपको बताया, इस बार को लेते हैं, इसका जो रेशियो वगैरह है हमने बताया कैसे लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस पे लोडिंग लगाई जाती है। इसमें आप क्या करते हो, इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से जो लोडिंग होती है उसको, लोड को ये मेजर करता है, यानी किसको मेजर करेगा, लोड को, कितना लोड लग रहा है और कितने लोड होने के बाद कितना इसमें स्ट्रेन आ रहा है। यानी ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है ये क्या मेजर करता है, पहला जो है लोड को मेजर करेगा और दूसरा किसको मेजर करेगा, स्ट्रेन को मेजर करेगा। स्ट्रेन को मेजर करता है, क्या ये डायरेक्ट स्ट्रेस को मेजर करता है,